सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके यूपी टेट 2019 में आए हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 के 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये 2019 का जो आपका यूपी टेट का पेपर था, ये हुआ था 8 जनवरी 2020 को हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मैंने पूरा का पूरा थ्योरी आपको पढ़ा दिया है। आपको ऑल वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पर। सभी वीडियोस को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि वीडियोस मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया है वीडियोस को। तो अगर आप एक बार भी कोई क्लास देखे रहेंगे तो आपको सारी की सारी थ्योरी याद रहेगी। थ्योरी याद रहेगी तो सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। इसीलिए थ्योरी अच्छे से पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हर सब्जेक्ट की आपको फ्री पीडीएफ हम देंगे, विथ हैंड रिटन नोट्स में आपको मिलेंगे। ऐसे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल दे रहा है इस तरीके से व्यवस्था, ताकि इस तरीके की सुविधा, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए और जल्द से जल्द अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर पाए। दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 तक सारे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से या गर्भावस्था से। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मानव का जब विकास होता है, अगर हम बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें, बालक के विकास की, तो हम मानते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन यहाँ पर मानव विकास की बात की गई है, बालक के विकास के लिए। मानव विकास यानी कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से पहले जब अपने माता के गर्भ में होता है, उसका विकास तभी से प्रारंभ हो जाता है। तो मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम विकास की बात करें तो विकास जीवन पर्यंत, माँ के गर्भ से लेकर के जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक विकास चलता रहता है, और यह विकास की निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। दोस्तों, ये मैंने लिखवाया है आप लोगों को नोट्स में। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? बी.एफ. स्किनर, आर.एम. गैने, आई.पी. पावलो या फिर ई.एल. थॉर्नडाइक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर.एम. गैने। आर.एम. गैने ने इस पुस्तक को लिखा है। और गैने के जो विकास की अवस्थाएं हैं, 8 के 8 चरण मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। बहुत ही आसान भाषा में आप लोग उसको जरूर देखिएगा। जो इन्होंने सीखने के सोपान बताए हैं, 8 के 8 मैंने बताया है। इसके बाद देखिए, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। यह किसका कथन है? स्टैनले हॉल का, सिम्पसन का, क्रो एंड क्रो का या जर्सील्ड का? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है, स्टैनले हॉल। सबसे फेमस परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, पूछा भी गया है आपके 2019 के यूपी टेट के पेपर में, जो कि 2020 में हुआ था। इसके बाद देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो देखिए, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट या 36 मिनट। तो दोस्तों, जो सूक्ष्म शिक्षण है, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट लगते हैं, यानी कि 36 मिनट लगते हैं। तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि हम योजना बना करके लेकर जाते हैं, पाठ योजना, फिर हम क्लास में जब जाते हैं तो योजना बना करके लेकर के जाते हैं, योजना बना करके लेके जाते हैं क्लास में। और फिर उस योजना को बनाने के बाद हम क्या करते हैं? प्रतिपुष्टि लेना, यानी कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, फीडबैक लेते हैं, बच्चों से पूछते हैं बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गई प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक लेना बच्चों से। प्रतिपुष्टि के बाद फिर हम जो कमी रह गई हमारे सिखाने में या बच्चों को जहां नहीं समझ में आया, हम फिर से पाठ योजना बनाते हैं, यानी कि पुनः पाठ योजना हो गई। पुनः पाठ योजना हो गई। फिर पुनः पाठ योजना को हम लेकर के जाते हैं क्लास में, फिर उसकी हम बच्चों से पुनः क्या लेते हैं? प्रतिपुष्टि लेते हैं। पुनः प्रतिपुष्टि लेते हैं, और पुनः प्रतिपुष्टि के बाद फिर हम क्या करते हैं? पुनः पाठ योजना हम लेकर के जाते हैं क्लास में, और पुनः क्या करते हैं? शिक्षण करते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाते हैं। और
पुनः शिक्षण के बाद हम जब पढ़ा लेते हैं तो बच्चों की फिर से क्या करते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि लेते हैं। पुनः प्रतिपुष्टि लेने के बाद इस बार भी जो कमी रह गई है उसको दूर करने के बाद फिर हम क्या बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है पुनः शिक्षण चक्र की, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की। ये माइक्रो टीचिंग सर्कल होती है यह इस तरीके से। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। आप एक पाठ योजना बना के क्लास में लेके गए, आपने बच्चों को पढ़ाया, फिर उसकी प्रतिपुष्टि ली, यानी कि बच्चों का फीडबैक लिया, उनको कितना आया। फिर जो कमी रह गई फिर से पाठ योजना आपने बनाई, क्लास में जाकर के फिर से आपने पढ़ाया, और फिर से पढ़ाने के बाद आपने क्या किया, उनसे फिर से उनसे प्रश्न पूछे और उन्होंने जवाब दिया, और किस तरीके से आपकी टीचिंग में सुधार हुआ ये आपको पता चला। और फिर जो गलतियां हुई इसमें भी उसको भी आप सुधार करके फिर से एक बार पाठ्य योजना बनाते हैं। तो यही पूरा क्या हो गया, सूक्ष्म शिक्षण हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी जो है ये सही हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है, हॉलिंगवर्थ का, रॉस का, स्किनर का, गेट्स व अन्य का। दोस्तों आप परिभाषाएं जरूर याद कर लीजिए, चाहे सीखने की परिभाषा हो, सीखने के पठार की परिभाषा हो, अभिप्रेरणा की परिभाषा हो, क्योंकि इन सभी से प्रश्न आते हैं। किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन सभी से प्रश्न आते हैं। और अगर आपको परिभाषा याद है तो आसानी से आपको एक नंबर मिल जाता है। और सभी की सभी परिभाषाएं मैंने हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कराया है, बाल विकास के आपको पता भी है जिन प्रशिक्षुओं ने अच्छे से क्लासेस को अटेंड किया है। दोस्तों यह कथन है रॉस का। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी जो है रॉस, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाते हैं तो उसे, दोस्तों समस्यात्मक बालक सबसे पहले क्या होते हैं आप ये समझिए। समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो झूठ बोलने वाले बच्चे होते हैं, चोरी करने वाले बच्चे होते हैं, हिंसा करने वाले बच्चे होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले बच्चे होते हैं। ये सब समस्यात्मक बालक होते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, यानी कि इग्नोर कर देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए या बच्चे को तत्काल वापस घर भेज देना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चे को दंड देना चाहिए तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी जो है, बच्चे को परामर्श, बच्चे को एडवाइस देना चाहिए, बच्चे को बैठा करके समझाना चाहिए कि ये सब चीजें गलत हैं, और अगर तुम ऐसा करोगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, जेल में बंद हो जाओगे। इस तरीके से उसको आप उसके परिणाम के बारे में बताओगे, जो काम वह कर रहा है वो कितना गलत है। तो बच्चे को आप क्या करोगे, परामर्श दोगे, उसको एडवाइस दोगे, उसको समझाओगे। एज ए टीचर आपका यही फर्ज बनता है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, या शैक्षिक संस्थानों के विकास से। दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैंने बार बार क्लास में भी बताया है। पाठ्य सहगामी, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, बच्चे नाटक में भाग लें, भाषण प्रतियोगिता में भाग लें, गायन में भाग लें, नृत्य में भाग लें, यानी कि जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं विद्यालय में या स्कूल में, उन सभी में बच्चे पार्टिसिपेट करें, यानी कि डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, बच्चे स्पोर्ट में भी आगे रहें, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, सभी में आगे बढ़े। तो इस तरीके से जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, इसमें बच्चों का क्या होता है, इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो अधिगम का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत कौन कौन मनोवैज्ञानिकों ने, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दिया है अधिगम का सिद्धांत, आपको पता ही है। स्किनर ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, कॉलर ने दिया है, पाओलो ने दिया है, और इन सभी ने किस पर प्रयोग किया है, किस प्रकार से प्रयोग किया है, क्या निष्कर्ष निकले हैं, सब मैंने आप लोगों को बहुत आसान भाषा में पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप देखिए B.S. ब्लूम, ये क्या है, ये इन्होंने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। बाकी स्किनर ने आपको पता है चूहे पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, कॉलर ने वनमानू चिंपैंजी पर। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है ये इन्होंने B.S. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाया है अपव्यय और अवरोधन क्या होता है, बहुत आसान भाषा में एक बार आप समझ लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा।
शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है और अपव्यय। सबसे पहले आप अपव्यय समझिए, अपव्यय आप समझ गए तो अवरोधन अपने आप समझ जाएंगे। अपव्यय का मतलब क्या होता है, व्यय मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है व्यय मतलब होता है खर्च हो जाना। तो अपव्यय, अपव्यय का मतलब हुआ खर्च होना। खर्च होने से तात्पर्य यहाँ पर हुआ कि बच्चा क्लास 2 में एडमिशन लिया, 2 में एडमिशन लिया वो, और वह 1 महीने मुश्किल से पढ़ने आया, 1 मंथ, और उसके बाद वह स्कूल से एकाएक गायब हो गया, यानी कि वह स्कूल आना ही बंद कर दिया। वह बिल्कुल घर के कामों में लग गया, खेत के कामों में लग गया, उसके माता पिता नहीं भेज रहे, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया एकाएक। तो ये हो गया अपव्यय, यानी कि बच्चे का क्या हो गया, अपव्यय हो गया, यानी कि बच्चा आ ही नहीं रहा स्कूल में। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका अपव्यय हो गया। लेकिन अवरोधन क्या होता है, अवरोधन का मतलब है बच्चे ने कक्षा 2 में एडमिशन कराया, कक्षा 2 का सत्र पूरा हो गया, लेकिन वह कक्षा में पास होकर के 3 में नहीं पहुंच पाया। 1 साल तो ऐसा हुआ, 1 साल ऐसा हुआ, दूसरे साल वह 2 में पढ़ रहा है, फिर वह दूसरे साल फिर से 2 में ही रह गया, क्योंकि वह उसका जो मानसिक विकास है, या फिर ये कहें कि वह कक्षा 2 की चीजों को सीख ही नहीं पा रहा। दूसरे साल भी वह कक्षा 2 में ही रह गया, वह कक्षा 3 में नहीं गया। तो 1 या 1 से अधिक साल तक अगर बच्चा एक ही क्लास में रह रहा है, 2 में ही रह गया, 2 साल तक वह 3 या 4 में जा ही नहीं पाया, तो इस तरीके से बच्चे का वहां पर अवरोधन, यानी कि उसके पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी कि वह कक्षा 2 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो यह हो गया अवरोधन का तात्पर्य, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चा एक ही कक्षा में कई साल तक पढ़ता रहता है, वह उस दूसरी कक्षा में, अगली कक्षा में पहुंच ही नहीं पा रहा है, यानी कि 2 से 3 में वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। और अपव्यय का मतलब कि बच्चे ने एकाएक स्कूल छोड़ दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉप आउट बच्चे भी कहते हैं, एकाएक स्कूल छोड़ देना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हम देखेंगे, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों ने ट्रेनिंग भी ली है, आपको पता है कि किस कौशल में पूर्व ज्ञान का जिक्र होता है। प्रस्तावना कौशल में ही हम बच्चों से क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान के बारे में पता करते हैं कि जिस चैप्टर को हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस चैप्टर के बारे में बच्चों को पहले से कुछ नॉलेज है या नहीं है। जैसे कि हम सौर परिवार के बारे में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चों को ये पता है कि नहीं सूरज किस दिशा में उगता है, या सिंपल चीज सूर्य से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, या ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चा कुछ जानता है या नहीं जानता है, बच्चों से अपने ग्रह के बारे में पूछ सकते हैं, वह पृथ्वी के बारे में कुछ जानता है या नहीं जानता है। तो ये सब क्या हो गया, प्रस्तावना कौशल में किसी प्रकरण का क्या हो गया, कुछ पूर्व ज्ञान, यानी कि कुछ पूर्व ज्ञान के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर या फिर गोलमैन। दोस्तों यहां पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर। गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है अपना, उसको हम बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत। प्रज्ञा मतलब बुद्धि होता है, तो बहुविमात्मक या बहु बुद्धि का सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत, इसके अलावा 7 बुद्धि सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहते हैं। तो यह इसका प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके जगह पर बहुबुद्धि आएगा तो भी आपको यही राइट आंसर लगाना है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत, या आयाम को ही हम विमा कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा, डिसलेक्सिया में किस चीज को करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में, या वर्तनी या पढ़ने या वर्तनी में। दोस्तों डिसलेक्सिया में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जैसे कि इस तरीके से सा लिखा है, सा को बच्चे वॉज पढ़ते हैं, या इस तरीके से हुआ, पढ़ने में उन्हें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो यह क्या होता है, इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी कि पठन विकार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और डिसकैलकुलिया अगर पूछेगा, कैलकुलिया अगर डिसकैलकुलिया पूछता है, तो डिसकैलकुलिया जिसमें आएगा उसमें गणित संबंधी बच्चे को कठिनाई होगी, गणित विषय में कठिनाई होगी। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से आप याद रखिएगा, गणित में क्या करते हैं हम, कैलकुलेशन ही तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से क्या समावेशी
कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं? समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी कक्षा का मतलब सभी को समान रूप से शिक्षा, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण। कोई भी समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, कोई धनी है, कोई गरीब है, शिक्षा का अधिकार सबको है। और जो अधिकार सबको होता है, सभी तबके को होता है समाज के, उसे हम समावेशी के अंतर्गत रखते हैं, या सार्वभौमिक उसको हम कहते हैं। तो समावेशी कक्षा में सामान्य बच्चे भी होंगे, विशिष्ट बच्चे भी होंगे। विशिष्ट बच्चों का मतलब ऐसे बच्चे तो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, इसके अलावा अस्थिबाधित बच्चे हैं, या फिर कह सकते हैं कि मूक बधिर बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे हैं क्लास में आपके, तो आप कैसे उनको शिक्षा देते हैं? तो आपकी ऐसे कक्षा में आपकी क्या भूमिका होगी? सबसे पहले तो आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर कहें, अगर शिक्षक की भूमिका क्या होती है समावेशी कक्षा में, तो बच्चों को प्रोत्साहित करना, शिक्षक को सीखने में अहम अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, यानी कि ऐसा बच्चा जो सीख नहीं पा रहा है उसको हमें और अधिक समय देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी, यानी कि जिस बच्चे को देखने में थोड़ी समस्या है उस बच्चे को हमें आगे बैठाना चाहिए, या जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है उसको आगे बैठाना चाहिए। ये सब बातें शिक्षक को ध्यान देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी के बाकी क्या है? ये सभी शिक्षक की भूमिका है एक कक्षा में, जो समावेशी शिक्षा है उसमें भूमिका होती है। लेकिन शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये क्या है? यह शिक्षक की भूमिका नहीं है, बल्कि उनका क्या काम होता है? सभी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, या हतोत्साहित करना चाहिए। तो आप सभी को भी पता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तभी तो कुछ सीख पाएंगे। जब वो प्रश्न पूछेंगे तभी तो आप जान पाओगे कि बच्चों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से, या शारीरिक विकास से? तो बच्चों की जो वृद्धि होती है वह मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। क्यों? वृद्धि शब्द शारीरिक विकास के लिए ही अधिक प्रयोग होता है, और जो विकास शब्द आता है, विकास शब्द में सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इस विकास में सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन वृद्धि में मुख्यतः शारीरिक विकास ही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, या वुडवर्थ ने? दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए गिलफोर्ड ने। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है। याद रखिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन कहा है गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित करिए। तो यहाँ पर सूची ए और सूची बी लिखी हुई है, तो इसे हमें क्या करना है? इसे हमें मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रूनर का सिद्धांत है, ब्रूनर ने दो सिद्धांत दिए हैं, एक तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और दूसरा दिया है संरचना का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए संरचना के अंतर्गत ही आता है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो यहाँ पर जो ये है इसको हम 4 से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 4 से मिल जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है आशुबेल। आशुबेल ने क्या दिया है? आशुबेल ने अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान दिया है, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है इसमें तीसरा सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी आता है ग्लेजर। ग्लेजर ने क्या किया है? यहाँ पर आप देखिए बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के विषय में इन्होंने बताया है, तो यह और सी जो है ये 1 से मिल जाएगा, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए गार्डन का हो जाएगा साइनेटिक्स शिक्षण। यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पहले का चौथा हो गया, दूसरे का तीसरा हो गया, तीसरे का पहला हो गया, और डी का यहाँ पर आप देखिए दूसरा हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो देखिए पहले ए का 4, बी का सी, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही लगा लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने अपने ट्रेनिंग टाइम में पढ़ा था क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में हम क्या करते हैं, अपनी समस्या का खुद समाधान करते हैं। तो सबसे पहला जो चरण होता है क्रियात्मक शोध में, उसमें होता है समस्या का पता लगाना, यानी कि समस्या की पहचान करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है समस्या की पहचान करना, ये बिल्कुल सही होता है। फिर उसके बाद परिकल्पना आता है, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़े इकट्ठा करना, ये सब चीजें बाद में आती है। लेकिन सबसे पहले समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना, आखिर में हमारी समस्या है क्या। फिर उसके कारणों पर का हम पता लगाते हैं, परिकल्पना करते हैं, ये सब चीजें बाद में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेंगे, या पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। तो बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक यानी कि मनोवैज्ञानिक पक्षों का विकास होगा। तो बच्चों का जो सर्वाधिक विकास है वो तभी होगा जब बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी हो, भावनात्मक विकास भी हो और क्रियात्मक विकास, इसको हम क्रियात्मक विकास भी कह सकते हैं। क्रियात्मक पक्षों यानी कि तीनों के तीनों पक्षों का जब विकास होगा तभी बच्चा अधिगम को प्राप्त कर पाएगा और सबसे अधिक सीख पाएगा। जब बच्चे के तीनों पक्षों का, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का जब बच्चे के विकास होगा तो वह उसका अधिगम अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी या फिर सामान्यीकरण। तो दोस्तों स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होता है, पूछा है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन ए जो है अन्वेषण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में यह सोपान क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज होता है। और जब हम कोई चीज समझ जाते हैं, वह हमारी स्मृति में आ जाती है, तो वह एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वह अन्वेषण के अंतर्गत ही आती है। तो अन्वेषण जो होता है वो स्मृति स्तर और बोध स्तर के बीच के का उभयनिष्ठ सोपान होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था क्लास में सीखने का सिद्धांत, उसमें मैंने स्किनर का सिद्धांत आपको बताया था। स्किनर का सिद्धांत उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में यही कहा गया था कि जो भोजन है वह उस चूहे के लिए पुनर्बलन का काम करता है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को भी कह सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम क्या कहेंगे, हल ने दिया था। इसके अलावा हल ने अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत भी दिया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चालक का प्रणोद सिद्धांत या चालक का अंतर्नोद सिद्धांत किसने दिया है, वो भी हल ने दिया है। ठीक है, इसके अलावा अधिगम में न्यूनता का सिद्धांत या फिर तो पुनर्बलन का सिद्धांत दोस्तों हल ने दिया था। और हल ने क्या क्या चीजें कही थी, हल ने इसे प्रबलन का सिद्धांत भी कहा है, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत भी कहा है, सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा है, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी कहा है, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी कहा है और चालक न्यूनता का भी सिद्धांत कहा है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा तो हल ने दिया है। लेकिन इसमें से किस सिद्धांत को हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जो कि स्किनर ने दिया था। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था और स्किनर ने पुनर्बलन सिद्धांत को सबसे अच्छा माना है सीखने के लिए। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, पुनर्बलन का मतलब ये होता है जब हम कोई काम अच्छा करते हैं, क्लास में फर्स्ट आए कोई बच्चा, तो टीचर उसको क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं, उसको पुनर्बलन देते हैं। कोई सवाल उसने सही लगा करके दिखाया तो शिक्षक क्या करते हैं, उसको पुनर्बलन देते हैं। तो इस तरीके से जो पुनर्बलन होता है यह कार्य को क्या प्रदान करता है, और गति प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, तो याद रखिएगा कि इस
स्किनर के सिद्धांत को हम पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, तो हम क्या लगाएंगे, हल ने दिया है, CL हल ने दिया है। और पुनर्वलन भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या आंतप्रज्ञ अवस्था। आंतप्रज्ञ अवस्था दोस्तों सबसे पहले आती है क्रियात्मक अवस्था, फिर आती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, फिर आती है संकेतात्मक अवस्था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है आंतप्रज्ञ अवस्था, ये गलत हो जाएगा। तो क्रियात्मक अवस्थाएं होती है, ये होती है जन्म से लेकर के 1.5 वर्ष तक, या फिर ये कहें कि 18 माह तक। और जो एक प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है दूसरे नंबर पर, ये होती है 18 माह या 1.5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। और संकेतात्मक अवस्था जो होती है यह होती है 7 वर्ष से लेकर के आगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इन तीनों अवस्थाओं को मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे कौन कौन से हैं? तो प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें पूछा है इनका सही क्रम क्या है? तो पहले आएगा खोज, फिर उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों आत्मीकरण, फिर चौथे नंबर पर आएगा संगठन या व्यवस्था, और फिर 5वें नंबर पर आएगा, चौथे नंबर पर आएगा संगठन या व्यवस्था, और 5वें नंबर पर आएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। पहले नंबर पर खोज यानी कि दूसरा आना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पर देखिए प्रस्तुतिकरण यानी कि पहला आना चाहिए, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए आत्मीकरण है तो ये चौथा आना चाहिए, फिर उसके बाद देखिए आएगा तीसरे के बाद, फिर चौथा यहाँ पर देखिए संगठन है, तीसरे नंबर पर है, फिर यहाँ पर देखिए 5वां है वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले खोज आएगा, फिर प्रस्तुतिकरण आएगा, फिर संगठन, फिर उसके बाद आत्मीकरण आएगा, फिर संगठन या व्यवस्था आएगी, और फिर लास्ट में वाचन या अभिव्यक्तिकरण आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या उपयोग, ये सभी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद मूल्यांकन आता है। तो यहाँ पर आप देखिए अनुमूल्यन दिया है, ये नहीं आता संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं आता है, तो ऑप्शन डी से जाएगा, बाकी ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग ये सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? दोस्तों अधिगम का वक्र मैंने आपको पढ़ाया है, उन्नतोदर वक्र होता है, नतोदर वक्र होता है, उन्नतोदर, नतोदर, उन्नतोदर यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ होता है, नतोदर यानी कि नेगेटिव साइन के साथ होता है, और जो मिश्रित होता है वह दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो ऑप्शन बी जो है लंबवत, यह अधिगम का वक्र नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों जो उन्नतोदर होता है ये निगेटिव होता है, और नतोदर जो होता है ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें गति तेज होने के बाद में धीमी हो जाती है उत्तल में, उन्नतोदर में। इस तरीके से आपको ग्राफ के माध्यम से मैंने बताया है। इसी में सीखने का पठार भी आता है उन्नतोदर में। और नतोदर आपको पता है, नतोदर में क्या होता है, पहले सीखने की गति धीमी होती है, फिर एकाएक बढ़ती है। तो धीमे से बढ़ने पर क्या होगा, हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे ना, तो नतोदर पॉजिटिव हो जाएगा और उन्नतोदर निगेटिव हो जाएगा। और मिश्रित जो होता है ये मिला जुला रूप होता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन बी जो है इसमें ये सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि लंबवत कोई अधिगम वक्र नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित करिए। तो देखिए एनिमल इंटेलिजेंस, यह किसने दिया है या इसके बारे में किसने बताया है? गेस्टाल्ट ने, पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आगे भी हम और देख लेते हैं। पुनर्वलन की अनुसूची किसने दी है, सार गर्भिता का नियम किसने दिया है, और अनुकूलन के बारे में किसने बात की है? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है
थार्नडाइक ने। उसके बाद पुनर्वलन के बारे में बात किया है, आपको पता है किसने बात किया है, पुनर्वलन के बारे में बात किया है स्किनर ने। सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी ने पुनर्वलन पर दिया है तो वो स्किनर ने ही दिया है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पुनर्वलन का सिद्धांत पूछेगा तो हल लगाना है, क्योंकि हल नहीं दिया था। लेकिन पुनर्वलन का सबसे ज्यादा यूज अगर किसने किया तो वह स्किनर ने ही किया है अपने प्रयोग में, इसीलिए स्किनर ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है पुनर्वलन को सीखने में। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है अपने क्षेत्र में तो उसको पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि वह और अच्छा काम करे। फिर इसके बाद आता है, देखिए सी, सारगर्भिता का नियम किसने दिया है? तो सारगर्भिता का नियम दिया है गेस्टाल्टवादियों ने। तो गेस्टाल्टवादी कौन थे? कॉलर, कोप्पा और वर्तिमर। फिर आता है अनुकूलन, और ये दिया है जीन पियाजे जी ने। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी जो है, पहले का ए, बी का यहाँ पर चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास के सिद्धांत भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, एकीकरण का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों यह संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी मैंने आपको पढ़ाया है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 25वें संशोधन, 52वें संशोधन, 22वें संशोधन या 86वें संशोधन? दोस्तों संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। आपको पता है राइट टू एक्ट एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सबसे आसान क्वेश्चन पूछा, इससे आसान पूछ ही नहीं सकता दोस्तों। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जैसे ही आप मूल प्रवृत्ति देखोगे कहीं पर भी आपको तुरंत क्या लगाना है? मैकडूगल। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो संविधान का 86वां संशोधन है, इसके अंतर्गत जो शिक्षा है वो मौलिक अधिकार बन गई। तो भारतीय संविधान में 86वां संशोधन विधेयक भारतीय संविधान का एक संशोधन विधेयक है दोस्तों, और यह विधेयक 12 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था। 12 दिसंबर 2002 को संसद में पारित हुआ था, और इसके अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के सभी वर्ग के बच्चे, यानी कि चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुसूची 21 को सम्मिलित किया गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 21 को सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा कि 12 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था यह विधेयक, और यह 86वां संविधान संशोधन था। इसी के तहत शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई, इसीलिए आपको ये डेट बिल्कुल याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मूल प्रवृत्ति आप जहां भी देखोगे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, आपके दिमाग में तुरंत मैकडूगल आने चाहिए। सभी के सभी मूल प्रवृत्तियां मैंने पढ़ा दी हैं बहुत ही अच्छे से, सभी संवेगों से किस प्रकार से मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है, और सभी परिभाषाएं भी मैंने बताई हैं। तो आप प्लीज देख लीजिए वीडियोस को। हर एक विषय की वीडियो आपको हैंड रिटन नोट्स में बहुत ही आसान भाषा में मिलेगी। आप सभी विषयों को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ करके। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो जीवन का अनोखा काल किस काल को कहा गया है? तो देखिए बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को या शैशवावस्था को? तो विकास का अनोखा काल कहा गया है बाल्यावस्था को, जीवन का अनोखा काल। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2019 का जो आपका पेपर था 8 जनवरी 2020 को हुआ था, ये पूरा मैंने आपको करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोग अपने प्रिय 5 मित्रों को जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने खास मित्रों को वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कर दिया करें, जिससे अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएं और सभी लोग तैयारी को बेहतर बना पाएं, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करें।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप सारे वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमें बताते रहिए, आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और लगातार आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों, हर एक विषय की प्रीवियस ईयर पेपर की लिंक आपको मिल जाएगी। हर एक विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइएगा और आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहोगे, सारे वीडियोस देखते रहोगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारा एक ही उद्देश्य है आप सभी लोगों को शिक्षक बनते हुए देखना। तो इसके लिए आपको मेहनत हम करा रहे हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद।